नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी आप कर रहे होंगे। आज 9 अक्टूबर हो चुका है और 13 नवंबर को आप लोगों की परीक्षा है। वैसे भी एक आध दिन पहले पढ़ना लोग बंद कर देते हैं और बंद कर देना भी चाहिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग 1 माह का समय आपके पास अब और बचा है। अगर अभी भी आप ईमानदारी और पूरे लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर अभी भी आप सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई के प्रति, तो अभी भी आप कर सकते हैं रिवीजन। एकदम अगर आप नए हैं तब तो संभव नहीं है, लेकिन आप अगर एक बार पहले पढ़ चुके हैं तो ज़रूर आप चीज़ों को रिवाइज करके और आगे बढ़ सकते हैं। इकाई 4 अब तक हो चुका है, जो 21 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ था। आज इकाई 5 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। इकाई 5 में कविता है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन से कवि हैं, उनकी बात हम लोगों को करना है। सबसे पहले यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आज इकाई 5 का 3 वीडियो लेक्चर की बात हम लोग करेंगे। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या फ़ीस होगी, सारी जानकारी ले सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम 10 इकाई का PDF नोट्स आपको मिलेगा, 10 इकाई का वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्रतिदिन 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, रात में 25 प्रश्नों की लाइव प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी। तो इस तरीके से इस 30 दिन में बहुत आराम से आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पाठ्यक्रम की बात करते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट आपके पाठ्यक्रम में है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। विद्यापति की पदावली, पद संख्या 1 से लेकर 25 तक। कबीर का पद संख्या 160 से 209 तक जायसी ग्रंथावली है। सूरदास का पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास के रामचरितमानस का उत्तरकांड आपके पाठ्यक्रम में है। बिहारी सतसई का दोहा 1 से लेकर 50 तक। घनानंद का कबित 1 से 30 तक। मीरा का प्रारंभ से 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास आपके पाठ्यक्रम में है। मैथिली शरणगुप्त का भारत भारती और साकेत है, साकेत का 9वां सर्ग है। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू, कामायनी में श्रद्धा, लज्जा और ईरा सर्ग आपको पढ़ना है। निराला का जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव, इष्ठाओ बंधु, यह आपके पाठ्यक्रम में है। सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन है, प्रथम रश्मि है। महादेवी वर्मा का बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। ये जो द्रुत झरो लिखा है गलती से यहाँ हो गया है, इसको हटा दीजिए, यह पंत का है। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी का 3य अंक है, रश्मिरथी है। नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितने नावों में कितने बार। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध का भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। धूमिल का नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो यहाँ पर ये आपके पाठ्यक्रम इकाई 5 में आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करेंगे देखते हैं। 2 या 3 पार्ट आपको मिलेगा। ये पहला पार्ट आप देख रहे हैं, इसका 2 पार्ट और बनेगा। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र की बात करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में अज्ञेय की बात करेंगे। आज के लेक्चर में नागार्जुन की बात करेंगे और महादेवी वर्मा की बात करेंगे। देखते हैं, निराला की भी बात आज ही करेंगे। यानी इन 5 कवियों की बात, इनकी रचनाओं की बात आज के लेक्चर में होगा। 3 लेक्चर मिलेगा। जो आप देख रहे हैं पहला लेक्चर है, इसे पब्लिक कर दे रहे हैं। बाकी 2 लेक्चर उन्हीं को मिलेगा जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ऊपर जो नंबर दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, फीस की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग। पहला भाग
सबसे पहले नागार्जुन जी की हम लोग बात करेंगे। नागार्जुन जी की बात अगर करें तो आप देखें इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आप जानते हैं कि नागार्जुन की जो कविताएं हैं वो कालिदास है, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद है, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, ये नागार्जुन की कविताएं हैं। लेकिन इनसे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? देखिए, सबकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, वह कहाँ से प्रश्न बन सकता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले नागार्जुन जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ और देहांत 1998 में। ये प्रगतिवादी कवि हैं। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम कवि थे। इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र यानी बचपन का नाम इनका ठक्कर मिश्र था। हिंदी में नागार्जुन नाम से, मैथिली में यात्री उपनाम से और काशी में रहते हुए वैदेह उपनाम से कविताएं लिखा है इन्होंने। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और आप सभी लोग जानते भी हैं कि यात्री उपनाम से किसने कविताएं लिखी हैं। तो नागार्जुन ने लिखा है। किस में? मैथिली में लिखा है। काशी में रहते हुए वैदेह उपनाम से भी कविताएं नागार्जुन जी लिखते थे। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो मिथिला पत्रिका में छपी, जबकि पहली हिंदी कविता राम के प्रति थी जो लाहौर से निकलने वाली पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया है। पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ नहीं, वीडियो को आप लास्ट तक पूरी तरीके से गौर से सुनें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। और आप जानते हैं सुनना बहुत लाभदायक होता है। अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी, जैसे आप कोई भी चीज़ जाते हैं सुनने, आप कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, सुनते हैं, तो सुनकर ही बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया जा सकता है। पहले के बहुत सारे कवि हुए हैं जिनकी रचनाओं को जो संकलन किया गया, जिनके जो पंक्तियों का संकलन किया गया वो लोगों को याद थी और उसी के आधार पर संकलन किया गया, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं आदिकाल में। तो अब अगर आप बार बार चीज़ों को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए अंत तक जरूर सुनें। इनका कविता संग्रह कौन कौन सा है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। तो इस तरीके से नागार्जुन जी की ये कविता संग्रह है। अब आइए बात कर लेते हैं युगधारा की। अगर बात करें तो एक युगधारा प्रथम काव्य संग्रह है नागार्जुन जी का। कौन कौन सी कविताएं युगधारा में संकलित हैं? ध्यान दीजिएगा, जो आपके पाठ्यक्रम में है इसे आप नोट कर लीजिए। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो जानते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं। लेकिन अभी जो आज एडमिशन हुआ है प्रतापगढ़ से और एक एडमिशन हुआ है अयोध्या से, खैर अभी तो पेमेंट आया है, इन लोगों का नाम इन लोगों ने साथ में भेजा नहीं है, तब तक वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो वो लोग ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलें। युगधारा में बादल को घिरते देखा है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, बादल को घिरते देखा है, वह युगधारा में संकलित है। मनुष्य हूँ कविता भी युगधारा में संकलित है। दोनों को आप लिख लें, बादल को घिरते देखा है युगधारा में संकलित है और मनुष्य हूँ ये भी कविता युगधारा में संकलित है। सतरंगे पंखों वाली, इसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है? तो आप लिख लें कालिदास, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर। 3 कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं वो सतरंगे पंखों वाली में संकलित हैं। कालिदास, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर। और अंत में एक कविता है शासन की बंदूक, वह तुमने कहा था, काव्य संग्रह में संकलित है। शासन की बंदूक। तो इस तरीके से जो 6 कविताएं दी गई वो मैंने आपको बता दिया कि किस में संकलित हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और ये जितना दिया गया ये सब काल क्रमानुसार दिया गया, क्रम से दिया गया। अगर क्रम से मिलाने के लिए आता है तो सबसे पहले युगधारा होगा, फिर सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। कुछ लोग युगधारा के बाद प्यासी पथराई आंखें को मानते हैं, उसके बाद सतरंगे पंखों वाली को मानते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बस किसमें कौन सा संकलित है ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अब कविता की बात करते हैं। कालिदास। अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्यों, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर से एक बार सुन ले। कालिदास सतरंगे पंखों वाली में संकलित है, अकाल और उसके बाद युगधारा में संकलित है, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद सतरंगे पंखों वाली में, बादल को घिरते देखा है युगधारा में, खुरदरे पैर सतरंगे पंखों वाली, शासन की बंदूक तुमने कहा था में संकलित है, मनुष्य हूँ युगधारा में संकलित है। तो ये मैंने अभी आपको बताया है। अब कालिदास कविता आप देखें। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने कविता यहाँ पर लिख दिया है कि ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं और इन पंक्तियों को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुरस्कारावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। ये जो कविता है सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कालिदास सच सच बतलाना कविता मेघदूत पर आधारित है। जब कुबेर यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर देता है, तब यक्ष रामगिरी पर्वत पर जाकर निवास करता है। उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है। वो सोचता है कि किसी भी प्रकार वह अलकापुरी नहीं जा सकता, तो वह मेघों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाता है। मेघदूत काव्य दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। जो पूर्व मेघ है उसमें यक्ष बादल को रामगिरी से अलकापुरी के रास्ते का विवरण देता है। वहीं उत्तर मेघ में यक्ष का प्रसिद्ध विरहदग्ध संदेश है। अकाल और उसके बाद सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। अकाल और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो पूरा कविता 8 पंक्तियों का है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यानी अकाल के बाद घर में अन्न न रहने की स्थिति में कई दिनों तक भोजन नहीं बना, घर का पूरा वातावरण उदासीन बना रहा। कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चूल्हे रो रहे हों। इसी प्रकार घर की औरतें आटा पीसते समय गीत गाती रहती हैं, पर अन्न के अभाव में चक्की से आटा नहीं पीसा गया, इसलिए चक्की भी उदास या सूनी प्रतीत होती है। कानी कुतिया भी भोजन के न रहने की स्थिति में निरंतर गृह स्वामी के समीप सोती रही। छिपकलियाँ घर की दीवारों पर कई दिनों तक चक्कर लगाती रहीं, क्योंकि उन्हें कीड़े मकोड़ों का आहार नहीं मिल रहा। इसी प्रकार चूहे भी आहार न मिलने से लाचार बने रहे और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि सामाजिक विसंगतियों एवं विद्रूपता से जोड़ना तथा उसकी व्याख्या करना प्रगतिशील कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। नागार्जुन अपनी कविताओं में दलित चेतना, सामाजिक विसंगतियों तथा विविध रंगों का इतना सूक्ष्मता और संपूर्णता से चित्रण करते हैं कि वह प्रगतिशील काव्यधारा में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इस कविता में अब
इतना ही नहीं है, अकाल की बात जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, भारतेंद्र जी ने भी अकाल के बारे में लिखा है। आप लोग भारतेंद्र जी की पंक्तियाँ आपको तो याद ही होंगी, जहाँ तक मुझे याद है। संवत 1953 में पड़ा हिंद में महा अकाल, घर घर फांके होने लगे, दर दर प्राणी फिरे बेहाल। तो भारतेंद्र जी ने भी लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं अगली पंक्तियों की। अगली 8 पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अगली 8 पंक्तियों की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। यानी कई दिनों तक अभावग्रस्त दिनचर्या व्यतीत करने के बाद घर में अन्न लाया गया है, चूल्हे पर पुनः भोजन बन रहा है, आंगन के ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, सभी के नेत्रों में खुशी की चमक है और कौए भी कई दिनों बाद अपने पंख को उत्साहपूर्वक खुजला रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बादल को अकाल और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। अब बात करें बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है कविता में, बादल कवि मन के आत्मबोध का प्रतीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें कि बादल किसका प्रतीक है। तो बादल को घिरते देखा है कविता में, बादल कवि मन के आत्मबोध का प्रतीक है। इसका संबंध जीवन राग से है। इस कविता में आदर्श और यथार्थ का संयोग है। हिमालय की बर्फीली घाटियों में कवि कस्तूरी मृग को देखता है। इस मृग के माध्यम से आम समृद्धि की ओर संकेत किया जा रहा है। समृद्धि की प्रतीक के देवता कुबेर हैं। यह कविता प्रथम काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है। नागार्जुन ने 1935 में दीपक, 1942-43 में विश्वबंधु जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी उसका संपादन किया। मैथिली कविता संग्रह इनका चित्र और पत्रहीन नग्न गाछ है। कई बार पूछा भी जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करके अंत में इसे शामिल कर लिया है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस कविता की चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कविता तो मैंने अभी नहीं शामिल किया है, कविता अभी आगे है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए यहाँ पर बादल को घिरते देखा है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। बादल को घिरते देखा है, एक बार कविता पढ़ देते हैं, आप कविता देख लें, क्योंकि ये कविताएं आपके पास अभी PDF के रूप में पहुंच जाएंगी। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर आगे देखें, ये पूरी कविता है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि उसके शुद्ध सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर बादलों के घिरने का सुंदर दृश्य देखा है। वहाँ स्थित मानसरोवर में सुनहले कमल हैं, उन पर छोटे छोटे मोती के समान शीतल ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। शीतल ओस की बूंदों को गिरते हुए कवि ने देखा है। यानी अनुभव की सहजता व स्निग्धता की दृष्टि से दोनों ही दृश्य चित्र बहुत ही रोचक हैं। हिमालय के उन्नत माल पर अनेक झील हैं। उनके सांवले नीले जल में वर्षा काल के समय में घनी प्रदेश से आने वाले गर्मी के प्रभाव से क्षुब्ध हंसों को मीठे खट्टे कमलनाल कोक खोजते और तैरते हुए देखा है। तो इस तरीके से इस कविता में बताया गया है। आगे कहा गया है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मन था, अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृद किरणें थी, अगल बगल सौराब शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको किनके विरह की बात हो रही है। चकवा चकई पक्षी होते हैं, उनके विरह की बात हो रही है।
अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल में चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। चकवा चकई का क्रंदन क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो मिल चुके हैं, अब उनका मिलन हो चुका है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर पड़े कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी कभी बसंत के मौसम की मनोरम सुबह का वर्णन करते हुए कहता है कि बसंत का प्रातःकालीन वातावरण था, हवा धीरे धीरे चल रही थी, प्रातःकालीन सूर्य की कोमल किरणों का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा था, स्वर्णिम शिखर अगल बगल स्थित थे, चकवा व चकई रात भर अलग अलग रहने के लिए अभिशप्त व विवश रहते हैं, लेकिन सवेरा होने पर उनकी करुण वेदना शांत हो गई। दोनों मानसरोवर के किनारे शैवाल नामक घास की हरी भरी सैया संयोग सुख हेतु कलहरत हैं। कभी प्रकृति के इन समस्त क्रिया व्यवहारों को देखता है और इस समय भी देख रहा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय की बर्फीली घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कभी कस्तूरी मृग को देखता है। कस्तूरी मृग मतलब ऐसा मृग जिसके नाभ में कस्तूरी होता है और वो उसी खुशबू के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन वो तो रहता उसी के पास है। वह अपनी अदृश्य नाभि से उत्पन्न होने वाली गंध के पीछे पीछे दौड़ते हुए स्वयं पर क्षुब्ध होते हैं। कवि व्यंजना के माध्यम से आम समृद्धि की ओर संकेत करता है। बाहरी मानदंडों से जुड़ने पर मनुष्य को जीवन के रस गंध की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहाँ गया धनपति कुबेर? वह बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ गया धनपति कुबेर? वो कहाँ गई उसकी वह अलका? नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वो छाया में बरस पड़ा होगा ना वहीं पर ना यहीं पर। जाने दो वो कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। किससे बादलों को किससे भिड़ने की बात हो रही है? तो हवाओं से भिड़ने की बात हो रही है। महामेघ को झंझानिल से यानी हवा से, झंझानिल का अर्थ यहाँ पर होगा हवा, झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। यानी हिमालय के समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश में कभी समृद्धि के प्रतीक देवता कुबेर को ढूंढता है, ना ही वहाँ वो प्रसिद्ध अलकापुरी का अस्तित्व है। कालिदास ने जिसका रोचक वर्णन किया था, स्वर्ग से निकलकर कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शिव के जटाजूट में समाहित होने वाली गंगा कहाँ है? दूत के दायित्व का निर्वाह करने वाले बादलों का अस्तित्व आज यथार्थ में कहाँ है? संभव है कि वह शीतल फुहार को छोड़ता हुआ बरसकर शांत हो गया। अतीत विषयक वास्तविकता से न जुड़ पाने की स्थिति में कभी उस प्रसंग चर्चा को छोड़ देता है। हो सकता है वह सब कुछ कभी कल्पना मात्र हो, जिसका वर्तमान में अस्तित्व व प्रभाव न हो। उसे भूल जाना ही उचित है। कभी तो वर्तमान के धरातल पर जीवन के यथार्थ का चित्रण करता है। उन्हें शीत ऋतु की कपकपाती ठंड में आकाश की सी ऊंचाइयों वाले कैलाश शिखर पर महामेघ को झंझावत से गरज गरज कर टकराते देखा है। सत सत निर्झर निरेझड़ी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरी के सुघड़ गलों में कानों में कुबले गले में सुघड़ गले में कानों में कुबले लटकाए, सतदल लाल कमल से वेणी में रजत रचित मणिखचित कला में पात्र पात्र द्राक्षासो पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग वाली कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदरा रूढ़ आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय क्षेत्र में सैकड़ों झरने प्रवाहित हो रहे हैं। देवदारू का जंगल गुंजायमान है। रक्तिम उज्ज्वल भोजपत्रों से छाई हुई कुटिया के भीतर कभी किन्नरों को देखता है। उनके जीवन में सहजता है। उनका प्रकृति के अवयवों से आत्मीय लगाव है। किन्नरियाँ अपने देशों को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजाए रखी हैं। गले में इंद्रनील की माला धारण किए हुए हैं। उनका गला शंख जैसा स्निग्ध है।
कानों में कमल पुष्प लटकाए हैं। वेणी में लाल कमल सुशोभित रहता है। चांदी से निर्मित मणि युक्त कलात्मक पान पात्र द्राक्षासों से पूरित लाल चंदन की तृप्ति पर कस्तूरी मृग के नरम वेदांग छालों पर किन्नर किन्नरियाँ पालथी मारकर बैठे हैं तथा रूखी कोमल अंगुलियाँ बंसी को स्पर्श कर रही हैं। तो इस तरीके से आपने देखा बादल को घिरते देखा है। अब आइए बात कर लेते हैं और कविताओं की। अभी तो हम लोगों ने कालिदास कविता की बात की, बादल को घिरते देखा है कविता की बात की, अकाल और उसके बाद की कविता की बात की। अब यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, अब 2 कविताएं हमारे पास और हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य हूँ कविता की बात करने जा रहे हैं, जो युगधारा में संकलित है। इनकी पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी PDF आपको मैं भेज देता हूँ। इस PDF को आप पढ़ लीजिएगा और इसमें आपको मिलेगा जो पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों से अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो ये पंक्तियाँ आपको ज़रूर मिल जाएंगी, इसीलिए मैंने कविता दे दी है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ऐसे खुरदरे पैर का भी आप देखें कि खूब गए दूधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में गुंठल घंटों वाले कुलिस कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैंडलों को, चला रहे थे 1 नहीं 2 नहीं 3 चक्र कर रहे 3 चक्र। अर्थात किसकी बात हो रही है? रिक्शा की बात हो रही है। हो सकता है कि ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए और अंडरलाइन कर दिया जाए और पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होगा, किसकी बात कवि करना चाहता है। तो यहाँ पर आप देखें, नागार्जुन जी के बारे में आप जानते ही हैं। अभी हम लोगों ने बात भी किया कि वैचारिक प्रतिबद्धता में ये सबसे आगे हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा भी है, आप जानते भी होंगे कि नागार्जुन ने अपने बारे में कई कविताएं लिखी हैं। ये ऐसी कविताएं हैं जिनमें कवि ने पारदर्शी और ईमानदारी के साथ अपनी दुर्बलताओं, अपने संदेहों, अपनी व्यथा, अपनी निष्ठा को वाणी दी है। जैसे आप खुरदरे पैर में आप देख रहे हैं। विवेच कविता उनकी ऐसी कविताओं में से एक है और इसमें सबसे दिलचस्प है कवि द्वारा अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा। नागार्जुन प्रतिबद्ध ही नहीं, संबद्ध भी हैं और आबद्ध भी। किसके प्रति प्रतिबद्ध हैं? तो नागार्जुन प्रतिबद्ध है अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने के खातिर। संबद्ध हैं सबके और किसी से नहीं और ना जाने किस किस से। तो इस तरीके से नामवर सिंह ने इनके बारे में कहा है। अभी आपने देखा ही बादल को घिरते देखा है कविता में। आपने देखा कि धवलगिरी को देखते हुए कवि को हिमालय के उस प्रसंग का स्मरण याद आ जाता है जब कालिदास की मेघदूत की कल्पना यहीं साकार हुई थी। यहीं पर कुबेर का वास है, अलकापुरी है। लेकिन आपने अंत में देखा, अंत में उन मेघों की बात करते हैं जो कैलाश पर्वत के उच्च शिखरों से अपनी बर्फीली हवाओं को लेकर उड़ते हैं। तो इस प्रकार नागार्जुन हिमालय के संस्कृतिकरण गौरव को भी ख्याति देते हैं। नागार्जुन एक सच्चे अर्थों में एक जनकवि थे। जनकवि का अर्थ आप जानते हैं, जनता का कवि, जनता का लोकप्रिय कवि। तो इस दृष्टि से नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जनकवि हैं। उनके काव्य की महत्ता जनहित में लगी उनकी जनवादी प्रतिबद्धता है। वह स्वयं को भी जनकवि कहते हैं। उनकी पंक्ति आप जानते ही होंगे कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं। पंक्तियां आप गौर से सुने क्योंकि ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनकवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। जनकवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। नागार्जुन ने स्वीकार भी किया है कि भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को जनता के बीच खड़ी करने की कोशिश मैंने की। जहां डॉक्टर रामविलास शर्मा की मान्यता है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक छवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। मैंने अपने टेस्ट सीरीज में भी पूछा है, आप लोग ने किया भी है, याद भी होगा आपको कि यह कथन किसका है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक छवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। यह भी मैंने पूछा, आपको याद होगा कि निम्न में से यह कथन किसका है कि भारतेंदु के बाद
हिंदी कविता को जनता के बीच खड़ी करने की कोशिश मैंने की। किसका कथन है? तो नागार्जुन का कथन है। तो अभी आपने देखा अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर की बात हम लोगों ने की, बादल को घिरते देखा है, कालिदास, इन सब में आप देखते हैं कि प्रकृति से इनका विशेष लगाव दिख रहा है। नागार्जुन का जो लगाव है वो प्रकृति के प्रति बहुत अच्छा दिख रहा है। और इतना ही नहीं, इसमें आप देखेंगे कि नागार्जुन जी ने अकाल और उसके बाद पर कितनी अच्छी टिप्पणी की है। आपने ये भी देखा कि कितनी अच्छी टिप्पणी नागार्जुन जी ने की है। नागार्जुन जी की कविता के भाव पक्षों की अगर बात करें, चलिए थोड़ा सा अभी विस्तृत आगे बात करते हैं। तो ये कविता है, इनका पीडीएफ आप तक अभी पहुंच जाएगा, पीडीएफ में भेज दूंगा। इन पंक्तियों को ध्यान रखना आप। नागार्जुन के भाव पक्ष कविताओं में बात कर लेते हैं थोड़ा विस्तृत, क्योंकि आप लोग जानते हो वैसे मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की है, थोड़ा रिलीफ हो गया तो मैं सोचा कि आप तक वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि समय कम है। तो नागार्जुन की कविता के भाव पक्ष की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि नागार्जुन सदैव से गरीब, शोषित और दलित जनता के सुख दुख के भागीदार रहे। जैसे खुरदरे पैर में आपने देखा, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, इन सब कविताओं में आप देख रहे हैं कि नागार्जुन सदैव से गरीब, शोषित और दलित जनता के सुख दुख में भागीदार रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उनकी यायावर प्रवृत्ति और प्रकृति। सदैव घूमते रहना उनकी नियत बन गई है। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर नागार्जुन ने गरीब और शोषित जनता के दुखों को समीप से देखा और जाना है, और इसी अनुभूति ने उन्हें विद्रोही बना दिया। किसान आंदोलन के अलावा वह अनेक जनमुक्ति आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान कर चुके हैं। अनेक समसामयिक आंदोलन से जुड़े रहने के कारण, अत्याचारों का खुला विरोध करने के कारण उन्हें अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगनी पड़ी हैं। नागार्जुन को सृजन प्रेरणा के लिए कोई ना कोई साधन अपेक्षित रहता है। नागार्जुन की सृजन प्रेरणा का साधन स्वयं उनकी जीवन यात्रा है। सृजन प्रेरणा के साधन कवि के स्वभाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। नागार्जुन ने स्वयं जीवन में सदैव संघर्ष किया है, इसलिए संघर्षशील जनता उनकी कविता की वास्तविक शक्ति रही है। और यही कारण है कि नागार्जुन शोषित और पीड़ित जनता उनकी कविता की वास्तविक शक्ति रही है, और वह जनसाधारण के कवि बन जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं यायावर प्रवृत्ति की। तो नागार्जुन प्रारंभ से यायावर प्रवृत्ति के हैं। जीवन की किसी बंधन से न जकड़कर, अर्थात स्वयं को किसी घेरे में न बंद करके वे सदा घूमते रहे हैं। उनका स्वभाव निरंतर घुमक्कड़ बन गया, और इसी कारण उन्होंने शोभन अशोभन दृश्य स्वयं देखे हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घिरने वाले बादलों को स्वयं देखकर वे बोल पड़ते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने पंक्तियाँ पढ़ी हैं कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटी छोटी मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी जन आंदोलन के कवि कहलाते हैं, यानी आम जनता के समीप रहे हैं। आम जनता पर होने वाले अत्याचार और शोषण ने उन्हें अनेक जन आंदोलनों में सक्रिय योगदान दिया है। जैसे आपने देखा शासन की बंदूक, जो कि तुमने कहा था में संकलित है, तो वो एक जन आंदोलन की कविता कह सकते हैं उसको। वहीं शासन की बंदूक में आप देखेंगे कि दृष्टिकोण की व्यापकता भी वहाँ पर दिखाई देती है नागार्जुन जी की कविता में। यानी नागार्जुन अपनी अथवा किसी व्यक्ति विशेष की खुशहाली नहीं देखना चाहते। पीड़ित शोषित मानव समाज पीड़ा से अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति सचेत होकर अग्रसर हो, यही नागार्जुन जी की कामना रही है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त प्रतिबद्ध हूँ। आप लिखना चाहें तो कथन लिख सकते हैं, नागार्जुन जी ने कहा कि मैं बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के
निमित्त प्रतिबद्ध हूँ। नागार्जुन जी को दलितों शोषितों पर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जैसे आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया, शासन की बंदूक में बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, मिलाने के लिए भी आती है पंक्तियां कि खड़ी हो गई चापकार कंकालों की हूँ, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनोवा मूक। बिनोवा भावे जब इस पर नहीं बोलते हैं तो बिनोवा भावे को भी इन्होंने समेट लिया है कि बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनोवा मूक, धन्य वो शासन की बंदूक। सत्य योम घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। अरे जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला मूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। नागार्जुन जी लोक जीवन की घनिष्ठता पर भी विश्वास करते हैं और अपनी कविताओं में उन्होंने जगह भी दिया है, और उसका कारण यायावरी प्रवृत्ति ही है। लोक जीवन की घनिष्ठता अगर देखें तो इसी आधार पर लोक जीवन से उनका घनिष्ठ परिचय रहा है। लोक जीवन ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया है और नागार्जुन जी पर अनेक बार धुरी विहीन होने का आरोप और आक्षेप भी लगाया गया है। नागार्जुन अपने आनंद और संतोष का उद्घोष इन शब्दों में करते हैं कि अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। अब की मैंने जी भर सूंघे मले सिरी के ढेर ढेर के ताजे लटके फूल, बहुत दिनों के बाद। अब की मैंने जी भर दाल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद। इतना ही नहीं, नागार्जुन जी की कविता में अकृत्रिम और सहज जीवन के आकांक्षी भी हैं। नागार्जुन सामान्य व्यक्ति के समान सामान्य व्यक्तियों के मध्य रहना पसंद करते हैं। उन्हीं कृत्रिम शहरी जीवन की चकाचौंध अपेक्षा देहात का खुलापन बहुत उन्हें रुचिकर लगता है। नागार्जुन जी आम आदमी के सुख दुख के सहभागी हैं, और जब सुख दुख के सहभागी हैं तभी तो आप देख सकते हैं उनकी कविता अकाल और उसके बाद। तभी तो वो कह रहे हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। नागार्जुन जी स्वानुभूति के चित्रण के भी समर्थक हैं, यानी उनका विश्वास कविता में कल्पना पर आधारित होने पर नहीं है। उनकी दृष्टि में कभी स्वानुभूति भाव या स्थिति को किसी पात्र घटना आदि की कल्पना करके वर्णन का विषय बनाता है। प्रगतिवादी कवि होने के नाते नागार्जुन जी की सहानुभूति शोषित, दलित और सर्वहारा के प्रति है। आज तक सर्वहारा आम आदमी या जन सामान्य का पर्याय बना हुआ है। संपन्न अथवा शोषक वर्ग के लोगों की संख्या तो सदैव नहीं के बराबर रही है। नागार्जुन आम आदमी बनकर रहे हैं, और आप जानते हैं कि उनकी लगभग आज सभी कविताएं एक प्रकार से स्वानुभूति जन्य हैं। तभी तो महाकवि कालिदास से उनके अज विलाप और पति विलाप के प्रसंग के विषय में पूछते हैं कालिदास कविता में कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे? कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे? कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? तो यहाँ आप देख रहे हैं स्वानुभूति के चित्रण के समर्थक हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी वैतिकता के स्वरों की यथार्थ भूमि भी प्रदान करते हैं। स्वदेश प्रेम के स्वर भी उनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि उनकी एक पंक्ति है
कि खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। इतना ही नहीं, नागार्जुन जी ने समसामयिकता पर भी लिखा है। वर्तमान की जो स्थिति है उस पर उन्होंने लिखा है। नागार्जुन जी अत्याचारी और शोषकों नेताओं के चाहे विरुद्ध रहे हों, पर महापुरुषों का उन्होंने सदैव आदर किया है। प्रत्येक महापुरुष के महाप्रयाण पर नागार्जुन हिचकी भर भर कर रोए हैं। विश्वबंधु बापू के निधन पर उनकी दशा इस प्रकार थी, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है महापुरुषों को, और बापू के निधन पर उन्होंने कविता भी लिखा है कि पर ना आज रोके रुक पाती, आंखें मेरी भर भर आती, रोता हूँ लिखता जाता हूँ, कवि को बेकाबू पाता हूँ, कैसे इस कोरे कागज पर पूरी पीर उतार सकूंगा। तो इस तरीके से भले ही वो शोषक और नेताओं के प्रति उनके विरुद्ध रहे हों, लेकिन महापुरुषों को उन्होंने सदैव आदर दिया है, उनको सदैव श्रद्धांजलि दी है। नागार्जुन जी की समसामयिकता की जो भी हम लोगों ने बात की, समसामयिकता की अगर बात करें तो परिवेश के प्रति ईमानदारी उनके आत्म परिचय से प्रारंभ होती है, आत्मवर्णन से ही प्रारंभ होती है। प्रकृति प्रेम भी आपको देखने को मिलेगा, ग्रामीण जीवन का परिवेश भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नागार्जुन जी की कविताओं में। अब नागार्जुन जी के बाद आइए हम लोग बात करते हैं, अभी तो 41 मिनट का वीडियो हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र। क्योंकि मैंने कहा है कि इससे आपको 3 पार्ट मिलेगा, तो अभी ये पहला पार्ट चल रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में हुआ, 1985 में इनका देहांत हुआ है। ये प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक हैं। दूसरे शतक के प्रथम कवि भवानी जी कहे जाते हैं। दूसरे शतक में जो 7 कवि हैं कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, तो इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। कविताएं लिखना इन्होंने 1930 से ही प्रारंभ कर दिया था, जो पंडित ईश्वरी प्रसाद के संपादन में निकलने वाली पत्रिका हिंदू पंच में प्रकाशित होती थी। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1932-33 में मिश्र जी माखनलाल चतुर्वेदी के जब संपर्क में आए तो चतुर्वेदी जी आग्रहपूर्वक कर्मवीर में उनकी कविताएं प्रकाशित करते रहे। हंस पत्रिका में भी कई कविताएं छपी। उसके बाद अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक में उन्हें प्रकाशित करवाया। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता काव्य संग्रह है वह इस प्रकार है। गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, परिवर्तन जी, शरीर कविता, फसलें और फूल, संप्रति, नीली रेखा तक, वचन छाया, त्रिकाल, संध्या। देखिए जो आपके पाठ्यक्रम में है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता वह है गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल कविता की अगर बात करें तो दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई है। सतपुड़ा के जंगल। गीत फरोश इनका काव्य संग्रह भी है और गीत फरोश इनकी कविता भी है। अगर गीत फरोश कविता की बात करें तो गीत फरोश कविता 1951 में गीत फरोश कविता 1951 में प्रकाशित हुई, जबकि गीत फरोश काव्य संग्रह की अगर बात करें तो यह काव्य संग्रह 1956 में प्रकाशित हुआ। यानी पहले गीत लिखा गया गीत फरोश 1951 में, फिर और बहुत सारे गीत लिखे गए और फिर इनका संग्रह किया गया और प्रकाशन गीत फरोश काव्य संग्रह के नाम से हुआ 1956 में। इनका जो काव्य संग्रह है बुनी हुई रस्सी पर आते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दें, सतपुड़ा के जंगल अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सतपुड़ा के जंगल कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है तो ध्यान देना गीत फरोश में ही है। दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुआ, लेकिन
किस काव्य संग्रह में संकलित है। अगर काव्य संग्रह की बात आएगी तो गीत फरोश में ही संकलित है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए उन्होंने कहा है, बहुत गौर से सुनिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा कि मैंने जिस भाषा को दुलारा था उसे उस संग्रह के माध्यम से मुकुट पहना रहा हूँ। मैंने प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में दिया है, हो सकता है जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको याद भी हो। मैंने जिस भाषा को दुलारा था उसे उस संग्रह के माध्यम से मुकुट पहना रहा हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविता बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए उन्होंने कहा है। आइए आगे बात करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह के बारे में डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी ने भी लिखा है कि भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य की हकीकत यह है कि वो वादों के संकीर्ण और सीमित गलियारों में नहीं सिमटते। हरिशंकर परसाई ने कहा है कि भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, शब्द में चाहे मोहन है, उनके व्यक्तित्व का यह तूफान दर्शाता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने बार बार स्वीकारा है कि उनकी प्रारंभिक कविताओं पर मैथिली शरण गुप्त का प्रभाव था। ध्यान रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। मिश्र जी के काव्य रचना का समय वही था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति हो रही थी। मिश्र जी का काव्य युग चेतना का संवाहक है और वह गांधीवादी विचारधारा के अनन्य उपासक हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। मिश्र जी, इनकी कविता जो है सारा शहर में वर्णित विनाश लीला किसी परोक्ष सत्ता द्वारा नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य द्वारा रची जा सकती है। स्नेह पथ कविता के द्वारा मिश्र जी गांधी जी के प्रेम और स्नेह को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। उसमें भाव यह है कि विश्व भौतिक स्पर्धा और हिंसा के कारण झुलस रहा है। गांधी दर्शन की मानवता के ऊसर को हरा भरा कर सकता है। वहीं आषाढ़ कविता में मिश्र ने वर्षा का अलंकृत चित्रांकन किया है। कवि ने मेघ को पूंजीपत, पथिक के दूत, मत्त के मधुर बोल, यच के संदेश आकाश, कवि के निरंतर पर्व आदि कहकर संबोधित किया है। आषाढ़ को कवि ने कृषक का आनंद पूर्वक संगीत माना है। मेघदूत कविता में कवि ने अपना स्नेह मेघों को अर्पित किया है। यक्ष का यह गीत विरह के अभिशाप को भी वरदान बना देता है। मिश्र जी के काव्य में प्रकृति से गहरी आत्मीयता है। हृदय की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में वो सहायक है। इस दृष्टि से कमल के फूल कविता उनकी उल्लेखनीय है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य में प्रगतिशील का स्वर प्रमुख है। जीवन का अभावग्रस्तता और विषमता से कवि मानो व्यथित और विशुद्ध हो उठता है। राजपथ शीर्षक कविता में इसी व्यथा कथा का व्याख्यान है। भवानी प्रसाद मिश्र व्यवहारिक भाषा के समर्थक हैं। उनकी कविताएं सरल सीधी व्यवहारिक हिंदी का श्रेष्ठ उदाहरण है। बुनी हुई रस्सी के लिए मैंने अभी आपको बताया ही है और इसके लिए 1972 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मिश्र जी की काव्य भाषा शैली सहज लयात्मक है। उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य कवियों से पृथक करती है। अपने अभिव्यंजना शिल्प को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि मैं जो लिखता हूँ उसे जब बोल कर देखता हूँ और बोली उसमें बजती नहीं है तो मैं पंक्तियों को हिलाता डुलाता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं गीत फरोश कविता की। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म की गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ये सुबह का है,
गाकर देखें, ये गीत गजब का है, ढाकर देखें, ये गीत जरा सुने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था, ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, ये गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है, ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी और गीत और भी जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वो जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात, इसमें भी भाए नहीं नए लिख दूँ, इन दोनों की दोहरा है कभी धंधा, है दोनों चीज़ें कलम व्यस्त कंधा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी में, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी गीत जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ शरण का लिखूँ, ये गीत रेशमी है, ये गीत खादी है, ये गीत पित्त का है, ये वादी का, कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, ये लीजिए चलती चीज़ नहीं फिल्मी, ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना पैसे बिल्कुल पाप, वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं, जी हाँ हुजूर गीत बेचता हूं। ये गीत जो आप देख रहे हैं, आत्म स्वीकृति और पूंजीवाद ने कैसे हर चीज़ को बिकाऊ कर दिया है, इसी बात को गीत में अभिव्यंजित किया गया है कि जब लोग अपना ईमान बेच सकते हैं तो मैं गीत क्यों नहीं बेच सकता हूँ। कवि ने स्वयं कहा है कि पैसे को महत्व मैं नहीं देता था, लेकिन क्या करें, बहन की शादी करने के लिए मुझे गीत लिखकर बेचने पड़े, बहुत बड़े दुख की बात है ये मेरे लिए। दूसरे सप्तक की भूमिका में उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है, दूर से कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। ये गीत लेखक की रचना है, इसलिए इसे बेचने में शर्म नहीं आती है, परंतु अब वो उसके महत्व को समझ चुका है। उसे याद आता है कि लोग तो अपना ईमान तक बेच देते हैं, मैं तो सिर्फ गीत बेच रहा हूँ। लेकिन बाजारीकरण के इस बढ़ते दुष्प्रभाव को आप देखिए इस कविता के माध्यम से रेखांकित किया गया है। कवि अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्र उकेरता है, जिसमें उसे किसी भी तरह से अपना सौदा बेचना होता है, जैसे अन्य व्यवसायी अपना सौदा बेचते हैं, ग्राहकों को 20 बार दिखाते हैं, लालच दिखाते हैं, भिन्न भिन्न बातें बताते हैं, अपने वस्तुओं के बारे में बताते हैं, अपने वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। ठीक उसी तरीके से कवि यहाँ अपनी कविता की विशेषता बताता है। यह कविता समाज की कला विमुखता पर, पतनशील मानसिकता पर व्यंग है और देश को जगाए रखने में समर्थ है ये कविता। साथ ही अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनबने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनबने जंगल। तो ये पूरी कविता है, ये पूरा PDF हम भेज देंगे, आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन रमणीय, अनुभूतिपरक और सूक्ष्म है। प्रकृति के प्रति रागात्मक चित्र मिश्र की विशेष विशेषता है। अपनी प्रबल चेतना के कारण प्रकृति के प्रति मिश्र जी की सौंदर्य दृष्टि यथार्थ दृष्टि में बदल गई है। यह कविता इसका प्रमाण है। इस कविता में जंगल का वातावरण अत्यंत सूक्ष्मता से अंकित हुआ है। मिश्र जी ने प्रकृति के अंचल विशेष को बड़ी यथार्थ के साथ रूपायित किया है। कहीं पर आप देख रहे हैं कि जंगल की चुप्पी का चित्रण करते हैं, तो कभी जंगल की गति, शब्द और भयानकता का चित्रण करते हैं। कवि का प्रकृति से आत्मीयता का संबंध है, इसलिए उसे जंगल की भयानकता आतंकित नहीं करती है। क्या भयानकता है? मकड़ियों के जाल मुख पर,
और सर के बाल मुख पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बात झाइयाँ वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये घने सने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। तो कवि का प्रकृति से जो आत्मीयता का संबंध है, इसीलिए उसे जंगल की जो भयानकता है वो आतंकित नहीं करती है। चाहे जंगल अजगरों से भरा हुआ है, अगम गति से परे जंगल है, साथ साथ पहाड़ों वाले हैं, छोटे बड़े झाड़ वाले हैं, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। वो पाठकों को भी अपने साथ आने का निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चित बैठे, बिजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोड़ तगड़े काले। किस जनजाति का जिक्र करते हैं? तो गोड़ जनजाति का। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अंदर से प्रश्न पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि कविता तो मैंने पढ़ा लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं, और जब परीक्षा देकर आते हैं तो कहते हैं नहीं, इसमें तो दिया हुआ था गोड़ जनजाति। तो गोड़ तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसरासी गात गाती और मोहियत से लपकती, मत करती वास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, खोह गड्ढों खाइयों में, घास घायल कास घायल, साल और पलास घायल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे ही जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो इस तरीके से इन कविताओं में आपने देखा कि किस तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र ने जंगल का विस्तृत चित्रण किया है। श्रीकांत वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि जब भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल पढ़ते थे तब मेरा बचपन जागृत हो उठता था। तो ये बात हम लोगों ने किया भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में, ये पहला भाग था। ऐसे ही दूसरा भाग और तीसरा भाग मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने जो बात किया पहले भाग में, उसमें हम लोगों ने नागार्जुन की बात कर ली, भवानी प्रसाद मिश्र की बात कर ली। अब जो दूसरा भाग होगा जिसमें हम लोग अज्ञे महादेवी वर्मा और निराला की बात करेंगे दूसरे और तीसरे भाग में मिलाकर। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं।